वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन एंड जेई दोनों का आपका पेपर दिसंबर में होने जा रहा है और इसी के लिए मैं आपके लिए साइंस का ये मॉक टेस्ट सेकंड वीडियो बनाया हूँ। इससे पहले फर्स्ट पार्ट आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जरूर देखना। कम समय में ज़्यादा रिविजन, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसका रीजन भी बताऊंगा। सेकंड बात, एएलपी का आंसर की आ चुकी है। जो एएलपी का एग्जाम दिए थे, जो भी विद्यार्थी एएलपी का एग्जाम दिए थे, जिनकी भी जो भी स्कोर आ रहे हैं वो आप स्कोर कमेंट करना विथ आपका जो भी जोन है उसके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन इसकी चौड़ाई आपको बतानी है कि चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है या फिर अव्यवस्थित होती है। देखिए दोस्तों, आपको मुझे पता है आपका एग्जाम नज़दीक है एकदम और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराऊंगा और एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। चलिए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप स्क्रीन पॉज करके आप आंसर फाइंड करिए और अगर नहीं होता है तो मैं तो आपको यहाँ पे बताने के लिए हूँ ही। ये एक बेस्ट तरीका होता है वीडियो देखने का, क्लासेस लेने का। तो शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई के साथ चौड़ाई यानी कि उसका जो व्यास होता है उसके अंदर थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन जो वृद्धि देखने को मिलती है वो अव्यवस्थित होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं और ये रंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन में आप देख सकते हो। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी जो रंग होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक प्राथमिक रंग होता है जो कि प्राइमरी होता है और एक द्वितीयक रंग होता है जिसे सेकेंडरी कलर बोलते हैं। जो ये प्राइमरी कलर्स होते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू ये होते हैं, यानी कि आरजीबी जिन्हें बोलते हैं अपन। तो जो टेलीविजन के अंदर जितने भी आप कलर देखने को मिलते हो वो आरजीबी के कारण देखने का मिलता है। इसलिए लाल, हरा और नीला ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन। हम क्वेश्चन शुरू में इजी रख रखे हैं और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके, एक आसान क्वेश्चन भी और हार्ड क्वेश्चन भी, और 3-4 अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन देख लेते हैं, सेब, अमरूद, पपीता और आम। विटामिन से सभी क्वेश्चन आप करके जाना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत बताएं तो आम सबसे ज्यादा, आम के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? बताना है आपको कौन से अम्ल को म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड का दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ से प्राप्त होते हैं आपको बताना है। जितने भी हमारे बीमारी होती है तो हमारे को डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये ज़्यादातर आपको कहाँ से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बताना है। 5वें नंबर का आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से। 5th का नंबर सी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र का नाम बताना है आपको। बादलों की दिशा और गति ये एक यंत्र माप सकता है, उस यंत्र का नाम क्या है आपको बताना है। तो 6th का आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप। देखिए, एनियोमीटर अलग होता है। एनियोमीटर हवा के बारे में बताता है और रेन गेज जो है वो वर्षा के बारे में बताता है। वहीं हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता के बारे में बताता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन अगर आपको ये पढ़ रखा होगा तो आप डेफिनेटली
अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप जरूर करके आएंगे। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को क्या कहते हैं मशीनी जगत में? तो इसको बोलते हैं बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स क्या बोलते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को। यानी कि जो ये होता है बायोनोमिक्स, एक सेकेंड मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया इस चीज के अंदर। इरेजर, इसका राइट ऑप्शन तो बायोनिक्स होगा। मैं बोल भी बायोनिक्स रहा हूं लेकिन ऑप्शन बी बायोनोमिक्स क्लिक कर रहा हूं। हाँ जी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बायोनिक्स। लेकिन अब बायोनोमिक्स क्या होता है? बायोनोमिक्स होता है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बीच रिलेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है और एनवायरनमेंट के बीच रिलेशन जो होता है वो बायोनोमिक्स कहलाता है। जैसे कि मच्छर है और मच्छर क्या क्या खाता है, इसके बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं बायोनोमिक्स। ये बात आपको समझ में आ गया? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से। क्वेश्चन नंबर 9, मस्कोबाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क है? ऑप्शन पढ़िए आप और कोशिश करिए आंसर देने की। मस्कोबाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट, ये तीनों की तीनों जो है वो अभ्रक के अयस्क होते हैं। अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? देखिए अयस्क से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। आपको कोई भी नाम दे देंगे और बताना है कि वो किस धातु का अयस्क है। तो ये इसको याद करना, पूरी की पूरी इंडेक्स दे रखी है आपको, सारणी दे रखी है, पूरी की पूरी लिस्ट है। तो स्टेफेनाइट जो है वो चांदी का अयस्क कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए कम समय में, देखो अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11 आप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, क्लासेज अच्छी लगती है, तो एक कमेंट जरूर करना। फिर वो चाहे कमेंट में आप इस वीडियो के बारे में रिव्यू दे सकते हो या दिल फेंक के मार सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो जरूर करना, लेकिन कमेंट जरूर देना यहाँ तक अगर पहुंचे हो तो। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या और मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि एन के अंदर संबंध बताना है। जो वैज्ञानिक थे बोर, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है उसकी जो त्रिज्या है और क्वांटम संख्या, उनके बीच एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को आर यानी कि त्रिज्या जो है बताया था कि प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होती है क्वांटम संख्या के स्क्वायर के बराबर। तो आर समानुपाती एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? संसाधित भोजन जो होता है, तो जो संशोधित भोजन या संसाधित भोजन जो होता है उसको आपको उपयोग करना है परिरक्षक के रूप में। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे बताना है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैं बात करूं तो 12th क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ऑप्शन सोडियम बेंजोइट भी दे देता है। क्या दे देता है? सोडियम बेंजोइट। तो अगर सोडियम बेंजोइट ना हो तो आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट होगा, और अगर सोडियम मेटाबाइसल्फेट ना हो तो सोडियम बेंजोइट हो जाएगा। दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। सोडियम बेंजोइट, ये वाला आंसर भी सही है और ये भी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सबसे पहले हम एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं साथ ही साथ। मेथेन जो होता है CH4 प्लस क्लोरीन बोला है तो Cl2, इन दोनों की अभिक्रिया करने पर मेथिल क्लोराइड बनता है जिसे बोलते हैं CH3Cl, और साथ ही साथ HCl बनता है। माफ करना मेरे पास माउस है, पेन नहीं है, इसलिए थोड़ा धीरे लिख रहा हूं। तो ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन जो हो रही है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। रिएक्शन में देख के आप पता लगा सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, पढ़िए क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आंख धोने का घटक है? ऐसा आंख धोने का घटक क्या एसिटिक अम्ल है, बोरिक एसिड है, गंधक का तेजाब है? तो ये तो तेजाब तो डालना ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गलत हो जाएगा। देखिए, अम्ल जो है वो आंख धोने का घटक जो अम्ल है वो बोरिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आसान क्वेश्चन है, देखते ही करेंगे। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? जो आपका इंद्रधनुष बनता है वो 7 कलर लेके बनता है, 7 रंगों से बनता है। कौन कौन से होते हैं? विवग्योर। लेकिन जो सबसे ऊपर या सबसे बाहरी रंग होता है वो बनता है लाल कलर। सभी को पता होगा यार आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए बताइए, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनो ट्यूब। तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो ऑप्शन देखिए, ग्लिसरॉल, पॉली एनिलिन्स, फुलरेरिन्स और अभिन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं कारण बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो ये कार्बन नैनो ट्यूब होते हैं, ये कार्बन नैनो ट्यूब फुलरेन संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। और ये जो नैनो ट्यूब है वो बेलनाकार अणु होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि नैनो ट्यूब किस तरीके के अणु हैं, किस आकृति के हैं, किस शेप के अंदर है, तो बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। और ये ग्रेफीन की लपेटी हुई चादरें होती है कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समय लेंगे इसमें। और आप करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। स्क्रीन को पॉज करो और फाइंड करो इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि R1 और R2 दो अपन को दे रखे हैं रजिस्टर प्रतिरोध, क्रमशः 400 वोल्ट और 200 वोल्ट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए हुए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की है उसी से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि समान वोल्टता। अब समान वोल्टेज काय में होती है? वो होती है पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के अंदर फॉर्मूला लगेगा। तो हमको पता होना चाहिए कि जब भी समान वोल्टता दे तो यानी कि वो समांतर क्रम बोला है। और हमको दे रखे हैं यहाँ पे पावर यानी कि शक्ति, तो P से डिनोट करेंगे। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। यह शक्ति का फॉर्मूला है। अब क्योंकि समान वोल्टेज अपन को क्वेश्चन में दी है यानी कि समांतर क्रम है, तो वोल्टेज जो है, ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हमारे को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा यानी कि समान करना पड़ेगा। तो यहां से लिख रहा हूं मैं P इज इक्वल टू 1/R। ये 1/R कैसे आया पता लग गया? क्योंकि V स्क्वायर को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब यहां से देखिए, अगर P1/P2 होगा तो R2/R1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। अब यहां से लिख रहा हूं मैं P1 की वैल्यू कितनी है? 400 वोल्ट, 0 है ये। और P2 की वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट, तो 200 लिख देंगे नीचे, इज इक्वल टू R2/R1। ठीक है दोस्तों। अब इन 200 को इधर काट देंगे तो 2 आ जाएगा, और ये R1 जो है इधर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहां लिख रहा हूं मैं, सॉरी यहां लिख रहा हूं 2R1 इज इक्वल टू R2। ये रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आएगा? यहां से जितनी बात समझ में आई। तो 2R1 इज इक्वल टू R2 कहां पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ पता लग गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखना। क्वेश्चन नंबर 18, जंग का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जंग का रासायनिक नाम आप देखते ही बता देंगे फेरिक ऑक्साइड, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जैसे आप फेरिक ऑक्साइड करेंगे गलत। क्यों?
क्योंकि फेरिक ऑक्साइड तो होगा ही होगा अगर मैं बात करूं, यानी कि Fe2O3। लेकिन जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2 होता है, पढ़ा है आपने। तो जब भी ऑप्शन में जल योजित फेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ है या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लिखा हुआ है तो उनके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है और लगाए गए बल एवं गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताना है आपको। लगाया गया बल और गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य। तो जब भी किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर उठा रहे हैं, h ऊंचाई पर उठा रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो सबसे पहली बात जो गुरुत्वीय बल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हमको देखना है ऋणात्मक किस में है, वही आंसर हो जाएगा। तो ऋणात्मक दो चीजों में है। पहली चीज, ये वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फिर पूछा है वो लगाया गया बल कौन सा है, तो लगाए गए बल जो होता है वो धनात्मक होएगा, ऋणात्मक तो लगाया है नहीं, तो धनात्मक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता प्लस 1.5 डायोप्टर और माइनस 3.5 डायोप्टर है तो इसकी तुल्य क्षमता बतानी है, यानी कि इक्विवेलेंट बतानी है आपको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P इक्विवेलेंट बता रहा हूं मैं, P1 प्लस P2। जब भी दो लेंसों को आप रखोगे तो उसकी दोनों की एक साथ बताना है अपन को पावर। तो ये फॉर्मूला होता है P इज टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। और ये D जो है ये डिस्टेंस है, दूरी है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि संपर्क में रखे हुए हैं, यानी कि कोई भी दो लेंस जो है वो पास पास रखे गए हैं, उनके बीच जो दूरी है वो 0 है, तो ये जो 0 हो जाएगा तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा P इज टू P1 प्लस P2। ठीक है, अब यहां से हम एक तो 1.5 डायोप्टर रखेंगे जो कि अपन को पॉजिटिव में दे रखा है, तो 1.5 डायोप्टर प्लस हमको नेगेटिव में दे रखी है दूसरी वैल्यू माइनस 3.5 डायोप्टर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों। 21 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, फेरस सल्फेट को, फेरिक क्लोराइड को, आयरन सल्फेट को या फिर क्यूप्रिक सल्फेट को। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन में शायद ही नहीं है, क्योंकि मूर्खों का सोना जो है उसका फॉर्मूला होता है FeS2 जो कि पायराइट होता है। इनमें कोई सा भी नहीं है। फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि FeSO4 नहीं होएगा, इसका FeS2 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में इसके अंदर नाम नहीं है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? हरी पीली गैस के रूप में कौन सा तत्व है वो बताइए, ऑप्शन पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जो क्लोरीन है वो कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त देता है और हरी पीली गैस के रूप में होता है, यानी कि ग्रीन येलो गैस। क्वेश्चन नंबर 23, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर। पहले बता चुका हूं मैं जब पूछा गया था। तो हवा की गति के लिए एनीमोमीटर यूज करेंगे। एमीटर आपको पता है करंट के लिए, हाइग्रोमीटर आपको पता है आर्द्रता के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत जो है वो दांत मछली में, मानव में, घोड़े में या तेंदुए में। देखो मानव जो है मनुष्य, उसमें हेट्रोडेंट दांत पाए जाते हैं। उसी तरीके से घोड़े के अंदर भी हमारी तरह ही और तेंदुए के अंदर भी। लेकिन जो मछली है, मछली के अंदर होमोडोंट
दांत पाए जाते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? तो मैंने आपको बताया था कलर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी जो होता है वो आर, जी और बी, रेड, ग्रीन और ब्लू। लेकिन जो सेकेंडरी कलर होते हैं, द्वितीयक रंग जो होते हैं, वो इन्हीं के मिश्रण से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संयोजन से निर्मित नहीं पूछा है, नहीं। तो नारंगी, बैंगनी और पीला, यह आंसर नहीं होगा, नीला आंसर हो जाएगा। कारण मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ऑप्शन देखिए, तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि या हवा की गति में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है? बाष्पीकरण कब कम होगा? जब नमी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि नमी जो है वो ऐसा कारण है जो कि बाष्पीकरण की दर को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए एक और न्यूमेरिकल। दो प्रतिरोधक, एक 10 ओम का दे रखा है और दूसरा 20 ओम का दे रखा है। दो प्रतिरोध है, एक 6 वोल्ट बैटरी की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, परिपथ में विद्युत प्रवाह होगा। हमारे से आई पूछी है, करंट पूछी है, विद्युत प्रवाह पूछा है। जो जो चीज मैंने हाईलाइट करी उन्हीं से ये आंसर निकलेगा। सबसे पहली चीज, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, यानी कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आर इक्विवेलेंट हमको पता लग जाएगा, R1 प्लस R2 यानी कि 10 ओम प्लस 20 ओम। तो कितना आया टोटल? 30 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया आपके पास 30 ओम। अब हमसे करंट पूछा है और वोल्टेज दे रखी है और हमने आर फाइंड कर लिया। तो करंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, और V कितना है अपने पास? 6 वोल्ट, और R यहां से फाइंड कर लिया हमने 30 ओम। तो कितना आ जाएगा? 1/5। और जब इसको करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 0. इधर 0 लगेगी और 5 दूनी 10, 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन के बारे में पूछा है और नाभिकीय विखंडन में आपसे ट्रिगर के बारे में पूछा है। तो न्यूट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए एक और न्यूमेरिकल। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जब तार में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए, डायरेक्ट पूछने वाली बात है, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकल से भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता लग जाए। सबसे पहली बात कि हमारे को I इक्वल टू Q अपॉन T होता है और Q इक्वल टू NE होता है, तो NE अपॉन T ये भी लिख सकते हैं। यहां से I जो है वो हमारे को 1 एम्पियर दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा। और जो Q दे रखा है हमारे को, वो आवेश दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम रखेंगे यहाँ पे 1.6 गुणा 10 की घात -19 अपॉन T जो है वो प्रत्येक सेकंड बोला है, यानी कि 1 सेकंड। और यहाँ पे जो दे रखा है हमारे को 1 एम्पियर दे रखा है। और हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि n। तो हम यहाँ पे n इंटू कर लेते हैं। तो अब आप खुद ही बताइए, जो ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ये यहाँ पे जाके बट्टे में हो जाएगी, यानी कि भाग लग जाएगा। और जब अपन भाग लगाएंगे तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 आंसर आएगा। ये याद करना है हमारे को, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है
कि पर सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी प्रवाहित होती है, तो 6.25 गुणा 10⁻18। लेकिन न्यूमेरिकल से कैसे किया ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 30, पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हम देखते हैं जो हमारी किताबें हैं वो बहुत पुरानी हो जाती है तो पन्ने जो है वो भूरे हो जाते हैं, रखे रखे हुए। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे फॉक्सिंग। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था लेकिन ये पूछा गया है इसलिए आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 31, आसान क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए। आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी उदासीन परमाणु में यानी कि ना तो उसमें नेगेटिव आवेश है, ना ही पॉजिटिव आवेश है, ना ही ऋणावेश है, ना ही धनावेश है, उसे बोलते हैं उदासीन परमाणु। तो किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जी ये सही है। चलिए एक बार और भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक न तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न ही प्रोटॉनों की संख्या, गलत। और किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन की संख्या, गलत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, श्यानता की एसआई इकाई बतानी है आपको। पोइज हो जाएगा, पास्कल या पोइजूली या फिर कोई नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो श्यानता जो होती है विस्कोसिटी, उसका जो इकाई होती है वो पास्कल सेकंड होती है। यहाँ पे ओनली अपन को पास्कल दे रखा है जो कि गलत है, पास्कल सेकंड होती है, या फिर पोइज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोइज। क्वेश्चन नंबर 33, प्रिज्म क्या करता है बताना है आपको। प्रिज्म जो ये प्रिज्म है क्या वो प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का काम करता है, या प्रकाश को गुजरने से रोकता है, या फिर यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, या प्रकाश के उसके मार्ग में अपवर्तित करता है। आसान क्वेश्चन है, बताइए। प्रिज्म क्या करता है बताना है, तो यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अवतल दर्पण बोला है तो अवतल दर्पण को हम हाईलाइट करेंगे, यानी कि अवतल दर्पण को माइंड में कंसिडर करके रखेंगे। और 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, यानी कि ये क्या है, यू है। इसका प्रतिबिंब उसी ओर यानी कि जहां पे वस्तु रखी गई है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, और दर्पण की फोकस दूरी हमारे को पता करनी है, यानी कि एफ। चलिए जो मैंने हाईलाइट किया है उसी से निकालेंगे। सबसे पहले चीज, यू जो दे रखा है हमारे को 10 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर जो है वो अवतल दर्पण के अंदर है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। v जो है वो 15 सेंटीमीटर पे है, यानी कि जो उसकी इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर पे है, और बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब उसी ओर, इस चीज को कंसिडर करो उसी ओर, यानी कि जहां पे u बना है, तो ये भी नेगेटिव में बनेगा। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र होता है। चलिए इसको करेंगे, 1/-15 प्लस 1/-10। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, और 15 2 जा 30 -2 और ऊपर हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, अगर f निकालेंगे हम यहाँ पे तो इस चीज़ को उल्टा कर रहे हैं, यानी कि हर ऊपर जा रहा है तो इस चीज़ को भी उल्टा करेंगे। तो 30/-2 और -3 दोनों को मिला के -5, और f इज इक्वल टू हो जाएगा 5×6 = 30 -6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, जल्दी हो सकता था, लेकिन मेरे पास माउस है तो इसलिए थोड़ा सा
टाइम लगा। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए बताने की कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत के बारे में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन ने, या एस चंद्रशेखर ने, या एच जे मामा नहीं, भाभा है, और हरगोविंद खुराना ने। किसने प्रतिपादित किया आपको बारे में बताना है। सबसे पहले हम इनकी प्रमुख खोजों के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। जो सीवी रमन थे साइंटिस्ट, जिनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी। और क्वेश्चन बन जाता है कि इन्हें नोबेल कब मिला, क्योंकि इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला है इंडिया के अंदर, तो 1930 के अंदर, याद रहेगा। एस चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत इन्होंने खोज करी थी। और एच जे भाभा के बारे में बताया, होमी जहांगीर भाभा, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के जो प्रभाव है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोजिट्रॉन का प्रकीर्णन प्रभाव है, उसके बारे में बताया। और हरगोविंद खुराना जी ने एंजाइम की मदद से आरएनए श्रृंखला के बारे में बताया था। चारों ऑप्शन आपको कवर हो गए, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। चलिए इसका बताइए, कार्बन के अणु के साथ ग्रेफाइट के अंदर कौन से बंधन पाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या आयनिक बंधन पाए जाते हैं, या हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं, या सह संयोजक बंधन पाए जाते हैं, या वांडर वाल्स बंधन पाए जाते हैं। सबसे पहले जिन्होंने पार्ट 1 देखा है सीरीज का, उनको पता होना चाहिए आयनिक बंधन जो है उसके बारे में बताया था पार्ट 1 के अंदर, जिसका पहला पॉइंट मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आयनिक बंधन के अंदर जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, साथ ही साथ वो उच्च होते हैं तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, वो कठोर होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ठोसों के अंदर वो विद्युत का सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। तो ये चीज मैंने पार्ट 1 के अंदर कवर करी थी आयनिक बंधन के बारे में। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कार्बन के अणु के एक साथ ग्रेफाइट के अंदर कौन से बंधन होते हैं, तो हो जाएगा सह संयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोडोर मेमेन ने, या डेनिस पेपिन ने, या फिर विलियम मोर्टन ने, या फिर फ्रांसिस क्रिक ने। ये सारे के सारे विदेशी वैज्ञानिक है और आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आविष्कार के बारे में पूछा गया था, एक एक्सरे के बारे में पूछा गया था, ये लेजर के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थियोडोर मेमेन ने। थियोडोर मेमेन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने लेजर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए प्राकृतिक संकेतक नहीं है। नहीं पूछा गया है आपसे। तो देखिए, अम्ल और क्षार के बारे में टेस्ट करने के लिए खूब सारे प्राकृतिक संकेतक है, जैसे कि लिटमस पेपर में आप चेक करते हैं कि ये चीज अम्ल है, कोई भी विलयन, या क्षार है। तो हल्दी प्राकृतिक संकेतक है क्या, हाँ जी है। पेटूनिया की रंगीन पंखुड़ियां, ये पेटूनिया एक पौधा है, एक प्रकार का पौधा है, और पेटूनिया की रंगीन पंखुड़ियां ये भी प्राकृतिक हो जाएगी। और हाइड्रेंजिया की रंगीन पंखुड़ियां, तो यह भी एक प्रकार का पादप है, यह भी प्राकृतिक हो जाएगा। लेकिन जो मिथाइल ऑरेंज है, ये कृत्रिम है, इसको लैब में बनाया जाता है, तो ये प्राकृतिक नहीं है और आपसे प्राकृतिक नहीं पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, चलिए एक और आसान क्वेश्चन। कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन से विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, जो कि सूर्य से हमारे को मिलता है और सूर्य से ज्यादा मात्रा में बनता है हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 40, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, इसका मतलब उसे निकट दृष्टि दोष है। और जब भी निकट दृष्टि दोष है तो उसे कौन से नाम से जाना जाता है, बताना है आपको। क्या हाइपरमाइट्रोपिया, नहीं। हाइपरमाइट्रोपिया तो उसे कहते हैं जो कि निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं। मायोपिया,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, ये जो सी जो है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखा करो, ऑप्शन ढंग से देखा करो, ऐसे नहीं कि ये सी है तो आप सी टेक के आओ। समझ में आ रहा है? थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और एक कमेंट जरूर करना। इससे क्या होता है, यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है कि कमेंट करोगे तो उतनी ही वीडियो दूसरों लोगों तक पहुंचेगी, और यही मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। चलिए, एक और रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।